नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। 24,598 आज का लो देखने को मिला, 24,600 भी तोड़ दिया। 24,798 पे खुला, 24,882 का आज का इंट्राडे हाई देखने को मिला। 163 अंकों की गिरावट अभी भी है, 24,617 का लेवल। बाजार कहीं भी खुले उसको गिरना ही होता है। कम से कम पिछले कुछ एक कारोबारी सत्र में तो ऐसा ही देखने को मिला है। कुछ दिन पहले नहीं, कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी, विकी कौशल की थी शायद, और उसमें एक डायलॉग था कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। तो वही दर्द जो है वो बाज़ार में भी देखने को मिल रहा है। ये गिरावट ख़त्म काहे नहीं होती, ये दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लगातार पोर्टफोलियो में लोगों के जो है वो गिरावट आ रही है, और ये इस वजह से लोगों में इस समय पैनिक, थोड़ा सा घबराहट, दबाव की स्थिति देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बेयर के पक्ष में 2392 शेयर हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं, और महज 299 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। और इसकी बड़ी एक सबसे प्रमुख वजह जो बन करके आए हैं वो है विदेशी। जी हाँ, FIIs की बिकवाली जो है वो लगातार परेशान कर रही है। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं FIIs किस तरीके से बेचने की लगातार फिराक में है, और अक्टूबर महीने के अंदर किस तरीके से सबसे बड़ी बिकवाली जो है वो सामने निकल करके आई है। और ज़रा उसको समझते हैं और फिर आपको आज के खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक दिन के वो आंकड़े कि किस तरीके से ये गिरावट देखने को मिली है। तो इस महीने 80,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली कर चुके हैं विदेशी निवेशक। सबसे बड़ी बिकवाली जो है वो अब तक की देखने को मिली है भारत के अंदर विदेशी निवेशकों की तरफ से, और चाइना इसका एक बड़ा प्रमुख कारण निकल करके सामने आता हुआ। जरा इसको फटाफट रोटेट करते रहिए, समय थोड़ा सा तेज़ी से बीत रहा है। विदेशी निवेशकों ने अब तक करीब 82,481 करोड़ रुपए की बिकवाली जो है वो अब तक इस महीने वो कर चुके हैं। DIs की अक्टूबर में अब तक 77,000 करोड़ की जो है वो खरीदारी की है। लेकिन ये जो 4-5 हज़ार का अंतर है ना, सारा खेल जो है वो इसी ने बिगाड़ा है कि 82,000 करोड़ की 84,000 करोड़ की जो बिकवाली हुई है और 77,000 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो ये जो बीच का अंतर है उसने बाज़ार के अंदर तबाही मचाई हुई है। आपको बता दें केवल 5,078 करोड़ की बिकवाली हुई है, और ये इसी वजह से जो है ये दबाव देखने को मिल रहा है। और सिर्फ ये 5,000 करोड़ जो है वो भारतीय निवेशकों के 22.31 लाख करोड़ रुपए लेके जा चुके हैं। और आपको बता दें कि जो ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है किस तरीके का। ये कल का ट्रेंड है, 2261 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। DIs की तरफ से 3,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली। जरा एक एक दिन के अगर डेटा फटाफट अगर आप लोग दिखा सकें कि किस तरीके से देखने को मिली है, दिन बर दिन जो है यहाँ पर किस तरीके से गिरावट देखने को मिली है। ये देखिए, ये तो बैंक के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं जो 77,403 करोड़ के हैं DIs की तरफ से। बिकवाली के आंकड़े दिखाइए, वही जो है सारा खेल जो है बाज़ार के अंदर ख़राब कर रहे हैं। तो बिकवाली जो है अगर हम देखें तो करीब 82,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है। और ये आंकड़े हमने आपको 20 बाजार कार्यक्रम में भी दिखाए थे। 1 अक्टूबर से ही बिकवाली चालू है। 5500 करोड़ की बिकवाली जो है वो 1 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को 15,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली, 4 अक्टूबर को करीब 9900 करोड़ की बिकवाली, 7 अक्टूबर को 8200 करोड़ की बिकवाली, 8 अक्टूबर को 5700 की बिकवाली, 9 अक्टूबर को 4563 करोड़ की बिकवाली, 10 अक्टूबर को 4927 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करें 11 अक्टूबर में 4,000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली, 14 को 3,000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली, 15 अक्टूबर को थोड़ी राहत रही तो 1700 करोड़ की बिकवाली की है, 16 अक्टूबर को 3400 करोड़ की बिकवाली, 17 अक्टूबर को फिर 7400 करोड़ की बिकवाली, 18 अक्टूबर को 5400 करोड़ से ऊपर का माल बेचा, और 21 अक्टूबर यानी कल 2262 करोड़ की बिकवाली हुई है। ये कुल आंकड़ा पहुंच गया है 82,481 करोड़ रुपए। हमारे साथ आज की खास मेहमान मौजूद हैं आस्था जैन जी। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे इतनी बड़ी बिकवाली की वजह क्या है? 82,000 करोड़ रुपए विदेशी बेच करके चले गए हैं, और ये बिकवाली थमती हुई नज़र कहाँ आ रही है आपको? गुड आफ्टरनून जी। देखिए, सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताती हूँ। मुझे जो लगता है कि क्या रहता है, प्राइस किस चीज का एक्सपेक्टेशन है, आपके अर्निंग्स ग्रोथ का। कुछ भी नहीं है, जो भी प्राइस चल रहा है उसमें एक ही चीज डिस्काउंट रहती है, अर्निंग्स ग्रोथ। और अभी जो हम नतीजे देख रहे हैं, आप अगर इंडियन इनकॉर्पोरेशन के नतीजे देखें तो नतीजे उत्साहजनक नहीं है, नतीजे वीक आ रहे हैं।
तो अर्निंग्स ग्रोथ को मैच नहीं कर पा रही जो निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन है। हमेशा हमने देखा है कि अगर ग्रोथ रहती है तो जो पीई मल्टीपल है वो रेशियो भी बढ़ता रहता है, लेकिन अब ग्रोथ आ रही है कम क्योंकि नतीजे इतने मजबूत नहीं आ रहे। ये मैं इंडियन फैक्टर की बात कर रही हूँ, जिसे हम कह सकते हैं माइक्रो फैक्टर यानी कि डोमेस्टिक फैक्टर्स। अब अगर मैं मैक्रो लेवल की बात करूं तो आपने भी बिल्कुल सही बोला विपुल जी कि चाइना तो एक डेफिनेटली फैक्टर बना हुआ है कि वहां पे जिस तरह के भी यहाँ पे जो सरकार है, चाइना की सरकार, वो जो भी कदम उठा रही है उसकी वजह से अभी कुछ समय के लिए तो एफआईआई डेफिनेटली वहां पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यूएसए का इलेक्शन है नवंबर में, उसके बाद जो भी सरकार यूएसए में आएगी एक दो महीने सेट होने को लगेंगे, लेकिन फिर से मुझे लगता है कुछ ना कुछ कदम ऐसे उठाए जाएंगे जिससे हो सकता है कि जो विदेशी निवेशक है उनका रुझान चाइना की तरफ फिर से कम होने लगे। लेकिन ये जो पूरी स्थिति है इसमें मुझे लगता है अभी एक दो महीने और लगेंगे, यानी कि हो सकता है कि जनवरी ऑनवर्ड्स हम अच्छा देखें। एक मेरा ये कयास है, एक आइडिया है, 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा आइडिया लगता है कि यूएसए इलेक्शन होने के बाद दिसंबर जनवरी से जो भी वहां पे आने वाली सरकार कदम उठाएगी उससे विदेशी निवेशक वापस से इंडिया की तरफ लौट के आएंगे। तब तक हमारे अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आ चुके होंगे, यानी कि Q3 ऑफ FY25, जिसमें शायद थोड़ी सी यहाँ पे हमें एक मजबूती देखने को मिले। तो तब दोनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से शायद वापस से मार्केट में एक रौनक लौटे, तेजी लौटे। तो मुझे तो यही कारण समझ में आता है। निश्चित रूप से मैम। और इस बीच जरा चाइना और भारतीय बाज़ारों के नंबर देखिए और क्यों भारत से पैसा निकल करके चीन में जा रहा है। एक तो ये है कि पिछले एक महीने में करीब 20-20% का रिटर्न वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है चीन के बाज़ार में। भारतीय बाज़ारों में करीब 4% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। पी अगर देखें, वैल्यूएशन की अगर बात करें तो चाइनीज़ मार्केट जहाँ 14 के पी पे कामकाज कर रहा है, वहीं भारतीय बाज़ार 23.5 यानी करीब करीब 23.5-24 के आसपास पी पर कामकाज कर रहा है। तो निश्चित रूप से चीन के मुकाबले भारत का बाज़ार थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक महंगा दिखाई दे रहा है, थोड़ा नहीं। इंटरेस्ट रेट में बिल्कुल वहाँ पर कटौती हुई है, भारतीय बाज़ारों में अभी नहीं हुई है। मेजर रिफॉर्म्स भारत के अंदर अभी नहीं है और चीन के अंदर स्टिमुलस पैकेज के नाम पर तमाम बड़े रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो खाली हो रहे हैं और विदेशी निवेशक यहाँ से माल बेच करके चीन की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22,000 करोड़ से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, 22,30,916 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय मार्केट कैप में जो है वो निवेशकों को हुआ है। 1 अक्टूबर पे क्या स्थिति थी और 21 अक्टूबर यानी कल क्या स्थिति थी वो आप देख सकते हैं। और इस मार्केट कैप किस तेज़ी के साथ घटी है। 22,30,916 करोड़ की मार्केट कैप जो है वो साफ़ हुई है भारतीय बाज़ारों से। चलिए मैम, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ आपके साथ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, एक एक करके उन प्रश्नों का जवाब लेते हैं। और पहला प्रश्न जिन्हें हमें भेजा है वो है सबीर आज़मी साहब। कह रहे हैं कि हेलो, सलाम, नमस्कार, आई एम सबीर फ्रॉम दुबई से। चलिए, तो सब दुबई से आपके लिए सवाल आया है सबीर आज़मी साहब का। कह रहे हैं कि सर अब भी शिकायत ना करूं तो कब करूं। 2.5 लाख की पूंजी में से 35,000 का नुकसान हो रहा है विपुल जी। वहीं इरकॉन में 265 की इनकी खरीद है और एनएचपीसी इन्होंने ख़रीदा हुआ है 96 रुपये में। अब सारे सवाल तो सबीर साहब नहीं ले पाएंगे, लेकिन इन दो पे बात कर लेते हैं। इरकॉन 265 पे लिया हुआ है, नुकसान में है। वहीं एनएचपीसी 96 पे लेकर के परेशान हो रहे हैं। कल हमारी बातचीत हो रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने कहा कि अभी जो है वो इरकॉन से निकलना चाहिए। मैम, आज तो ठीक ठाक टूट गया इरकॉन, 6% से ज़्यादा, 6% के आसपास की गिरावट है। 201 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। क्या करें इरकॉन में। अब इन्होंने 265 लिए हुए हैं, 65 रुपये के आसपास का पर शेयर का नुकसान। वहीं एनएचपीसी में भी अच्छी खासी पिटाई हो रही है। आपकी क्या सलाह रहेगी इन दोनों शेयरों में। देखिए, अगर यहाँ पे अभी लंबा है नजरिया तो बने रहें, फिर तो नुकसान ना करें, क्योंकि अभी भी निकलते हैं तो बड़ा नुकसान इनको देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर व्यू रखते हैं तो बने रहें, क्योंकि अभी मार्केट्स में थोड़ा सा नरमाहट है, स्टॉक्स में हमें एक पिटाई देखने को मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड, तो उसका नतीजा डेफिनेटली सभी स्टॉक्स पे आ रहा है। तो अगर होराइजन लंबा है तो फिर होल्ड करने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर निकलते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अगर लंबा नजरिया है तो बने रहें 179 के स्टॉप लॉस के साथ।
लेकिन ऊपर में भी मुझे लगता है कि एक बार तेजी का दौर अगर इसको पकड़ना होगा तो ये 225 के ऊपर ही पकड़ेगा। तो उसका लेवल का भी इंतजार करें कि 225 के ऊपर जाता है तो है इसमें ट्रेंड वीक। नो डाउट ये ट्रेंड अभी भी वीक बना हुआ है और गिरावट हमें ये काउंटर दिखाता हुआ आ सकता है नजर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मार्केट्स हैं अभी खराब तो वीकनेस देखने को मिलेगी। लेकिन नुकसान बुक करने की बजाय अगर कुछ लंबे नजरिए के लिए रखेंगे तो मुझे लगता है इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, होल्ड करने की सलाह रहेगी। होल्ड दूसरा करिए सवाल सर, एनएचपी से बिल्कुल, तो होल्ड करिए सर। आपके लिए नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर वेट कर सकते हैं आज़मी साहब तो कम से कम जो नुकसान है आपका 35,000 40,000 जो भी है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, तो अभी वेट करने की सलाह है। एनएचपीसी में भी, हाँ जी मैम कंटिन्यू कीजिए मैम। 96 पे लिया हुआ है इन्होंने। देखिए एनएचपीसी और इन दोनों के चार्ट सेम ही बने हुए हैं। मेरे को ऐसा लगता है ज्यादातर आज हम जो भी स्टॉक डिस्कस करेंगे सभी वीकनेस वाले ही ज्यादातर दिखाते हुए नजर आएंगे ट्रेंड, क्योंकि मार्केट पूरा ही वीक है। तो एनएचपीसी में भी अभी वेट कर लीजिए सर। अगर ये 96 में इन्होंने खरीदा हुआ है तो 16 रुपए का नुकसान प्रति शेयर पे होता है अगर मैं एग्जिट करने के लिए बोलती हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट में फिर से एक वापस से तेजी लौटेगी, थोड़ा समय लग सकता है, तो बने रहने की सलाह है 72 के स्टॉप लॉस के साथ। तेजी के लिए इसे वापस से एक बार 85 86 का लेवल पार करना जरूरी है। उसके ऊपर गया तो फिर से 92 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, शायद वो बढ़िया मौके होंगे। वहां पे फिर हम वापस से कॉल को रिव्यू कर सकते हैं। अभी रुक जाइए स्टॉप लॉस के। अभी रुक जाइए सर, माहौल ठीक नहीं है, निकल जाएंगे फिर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्या फ़ायदा। तो आपके लिए सलाह निकल करके आ रही है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। गणेश जी नमस्ते। युगल सर नमस्ते सर। नमस्कार गणेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आंध्रा सर, विशाखापट्टनम से। आंध्रा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न है सर आपका? मेरा सर एसजेवीएन का लिया था 1013 सर, 2 महीना हो गया। 136 पे लिया था एसजेवीएन। एसजेवीएन के, ठीक 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 सर। और 136 पे ले, कितना टाइम हो गया सर? 2 महीना हो गया सर लेके। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैं शॉर्ट टर्म के लिए लिया था सर। शॉर्ट टर्म के लिए? हाँ हाँ सर जब भी शॉर्ट टर्म के लिए लीजिए ना, कोई एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब 136 पे लेकर के 112 आ गया तो मुझे लगता है 1 2 महीने हो गए, तो इससे शॉर्ट टर्म क्या ही होगा। अब इतने लॉस में आ गए हैं तो आपके लिए अब निकलने के लिए तो जगह ज़्यादा बची नहीं है, क्योंकि आपने का नज़रिया ही शॉर्ट टर्म का था। अभी 6 महीने के लिए सर, 6 महीने के लिए क्या है सर? 6 महीने के लिए चलिए ठीक है सर। आज तो 6% टूट गया एक ही दिन के अंदर। 112 113 के आसपास है, अच्छी खासी पिटाई हो गई है। मैम ठीक ठाक नुकसान पे हैं एसजेवीएन में। 113 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। आज 5.5-6% टूट गया है। पिछले अगर हम 1 महीने में देखें 11-12% के आसपास का करेक्शन यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। क्या करें एसजेवीएन में? एनएचपीसी एसजेवीएन ये सारे पीएसयूज जो है ना वो परेशान कर रहे हैं अब। जी बिल्कुल, देखिए आज वही मैं जो आपको बोल रही थी कि चार्ट सबके ही वीक रहेंगे। हम ज्यादातर जो भी स्टॉक्स यहाँ डिस्कस करेंगे, अब उसमें सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट महत्व की बात रह जाती है कि लंबा अगर नजरिया रखना है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है इंडियन मार्केट्स में जब जब गिरावट आई है वो सस्टेन नहीं हुई है, कुछ समय बाद वापस रिकवरी लौटी और मार्केट फिर और तेजी से भागा है। तो ये यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा, बशर्ते कि यहाँ पे थोड़ा सा होराइजन अगर लंबा हो। लंबा से मतलब 6 महीने मिनिमम यहाँ पे रखना, और वो तो इनका है भी। तो सर फिर मैं आपको बने रहने की ही सलाह दूंगी और उस हिसाब से आप अपने पोजीशंस में होल्ड कर लीजिए 95 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी बने रहना है। टारगेट इनिशियली 129 130 का रखा जा सकता है, लेकिन समय सीमा आप इसमें बढ़ा दीजिए। 6 महीने तो आपकी है ही, 1 2 महीना और एक करके 6 से 8 महीने की समय सीमा रखिए। मुझे लगता है वापस से आपकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। 6 महीने का आपने सोचा हुआ है, 7-8 महीने कर लीजिए सर इसको, तब आपका जो कॉस्ट प्राइस है उससे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और इस बीच हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से 1750 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमें लाइव देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब 1800 से ज़्यादा दर्शक हमें इस समय लाइव देख रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही संख्या बल को बढ़ाते रहिए, इससे हमें काफ़ी उत्साह मिलता है
और जितना हो सके अपने इस लिंक को अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग के साथ, परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि मनी9 का विस्तार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन इस समय जो है वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से पहुंच रही है, तो इससे जो है लोगों को बचाने की कोशिश कीजिए। मैम, अभी आपने बात की थी इरकॉन पे, अनिरुद्ध पंडित जी IRFC लेना चाह रहे हैं और पंडित जी कह रहे हैं कि क्या IRFC इस समय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इस गिरावट में फ्रेश बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी रेलवे को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और चूंकि हमने इरकॉन पे बात कर ली, IRFC पे आप बताने जा रही हैं, इसके साथ साथ अगर आप टीटागढ़ और RVNL को भी जोड़ लेंगी तो हमारा रेलवे का पैक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अभी ना खरीदें, क्योंकि ये मार्केट में अभी फ्री फॉल हमें देखने को मिल रहा है, गिरावट भारी है। हो सकता है कि और भी नीचे के स्तर में आपको खरीदारी के बढ़िया मौके मिल जाएं, तो अभी IRFC को ना खरीदें। मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा और गिरता है, तकरीबन कहाँ तक ये जा सकता है, अगर ये 118 120 के जोन में आता है, यहाँ से भी 18-20 पॉइंट नीचे, तब जाके हम देखेंगे नई खरीदारी के लिए इसके अंदर रुख बनाएंगे। अभी रुक जाइए सर, नई खरीदारी ना करिए। अभी आपने टीटागढ़ की भी यहाँ पे बात की, तो टीटागढ़ में जिस तरह के यहाँ पे टीटागढ़ रेल सिस्टम में चार्ट बने हुए हैं, यहाँ पे भी वीकनेस लग रही है, लेकिन इन सभी चार्ट में जो थोड़ा बेहतर पोजीशन में है वो टीटागढ़ का चार्ट है। तो इसमें क्या करना है, मेरे हिसाब से इसमें भी अभी खरीदारी के लिए रुक जाइए, लोअर लेवल पे खरीदारी करेंगे अराउंड द लेवल ऑफ 1200, माफ कीजिएगा, अराउंड द लेवल ऑफ 1100 के आसपास हम यहाँ पे, या फिर 1050 के जोन में आता है, वहां पे खरीदारी करेंगे। दोनों ही चार्ट्स में अभी वीकनेस लग रही है, लेकिन टीटागढ़ का चार्ट ज्यादा अच्छा लगता है। लोअर लेवल पे 1050 या 1100 के आसपास मिलता है, तो वहां पे मन बनाइए, पर अभी बाकी में तो रुक जाए। बाकी में रुक जाए। चलिए, रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रवि जी नमस्कार। रवि जी नमस्कार। सचिन जी नमस्कार। सचिन हमारे साथ है जी। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सचिन जी आप? सर बढ़िया नहीं है, क्योंकि मार्केट का हाल जो चल रहा है उस हिसाब से मेरे को बहुत डर लग रहा है, मार्केट में ज्यादा भारी गिरावट आ रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, और आप लोगों के इस दर्द में हम भी अपना दर्द शरीक करते हैं, और मुझे भी बहुत दुख है कि आप लोग नुकसान में हैं। काफ़ी चैतन्यता और मुस्कुराहट के साथ आप लोग कार्यक्रम में सवाल पूछते थे, और आजकल सभी की आवाज़ में थोड़ा दर्द दिखाई दे रहा है या मुझे महसूस हो रहा है, तो हम बिल्कुल जो है दर्द को समझ सकते हैं। क्या सवाल है सर आपका RVNL पे? सर RVNL में मेरे 75 शेयर्स हैं 618 के मार्केट प्राइस पे। अच्छा, और क्या जो मार्केट प्राइस चल रहा है 445। हाँ, तो मुझे 13,000 का लॉस हो रहा है, तो मैं अभी कब तक इसे होल्ड करूंगा? और मेरे का वैसे 6 महीने का होल्ड का था, लेकिन अभी कब तक मैं इसको और मतलब मार्केट में होल्ड करूं? नहीं सर, अभी तो पैनिक थोड़ा बढ़ गया है पिछले 1-2 दिन में के अंदर, और आज में जो है बिना किसी खास वजह के 4.5% के आसपास की गिरावट RVNL के शेयर में देखने को मिल रही है। 445 इनमें 3-4 दिन पहले तक इसके चार्ट लोगों को आकर्षक लग रहे थे और थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती दिखाई दे रही थी, लेकिन आज तो अब पूछते हैं। मैम, एक और रेलवे शेयर RVNL 445 पे आ गया है, 618 की इनकी खरीद है, 13,000 रुपये के नुकसान पे हैं, 75 शेयर इनके पास हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, पहले तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं सब डाउन में हैं, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को बोलना वेट करिए, लेकिन मुझे पता है कि कितना वो थोड़ा सा दुबदा ही रहता है, क्योंकि इतना जब स्टॉक्स में हम रीडिंग होता हुआ देखते हैं। अब RVNL की बात करें, ये सभी स्टॉक एक समय पे अच्छे थे क्योंकि सरकार का पूरा फोकस था, लेकिन वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए, और जो मात्रा से एकदम बिकवाली आई है मार्केट में, तो जो हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक होते हैं वो पहले करेक्ट होते हैं, तो उसका भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी अभी वैसे तो वीक ही लग रहा है, और इनफैक्ट इसका जो 52 वीक का लो है ये इसके आसपास अभी नहीं आया है, इसलिए थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। अभी तो होल्ड ही करिए। मैं आज ज्यादातर सब में होल्ड करने के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि बड़े बड़े नुकसान हो जाएंगे अगर मैं इस पॉइंट पे एग्जिट करने को बोलती हूँ। ये मुझे लगता है कि आज नहीं, हो सकता है आने वाले दिनों में और करेक्ट हो, मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि जब वापस मार्केट तेज होगा, पलटेगा, तो ये कॉस्ट प्राइस हमें देर सवेर देखने को मिल जानी चाहिए। तो अभी उसी उम्मीद को मद्देनजर रखते हुए अभी तो मैं होल्ड करने की सलाह देती हूँ। बने रहें आप इस काउंटर में भी सब,
6 महीने का तो बिल्कुल नजरिया आपने खुद ने रख लिया, बढ़िया किया। और यहाँ पे अभी तो स्टॉप लॉस इनिशियली तो 425 के आसपास का आ रहा है। बहुत बड़ा मैं स्टॉप लॉस नहीं दे रही हूँ, लेकिन वहां तक का एक बार वेट करते हैं। उसके नीचे अगर बंद कर दे तो फिर हम इसमें वापस से एक रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन तब तक एक उम्मीद बाकी है कि वापस थोड़ा सा रिवर्ट होगा और ऊपर में आपको निकलने का मौके देगा, जो कि शायद 500 तक के भी स्तर हो सकते हैं, 485 500 तक के भी स्तर। तो फिर वहां पे हम निकलने का ट्राई करेंगे। अभी रुक जाइए और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। अभी रुक जाइए। और उन सभी दर्शकों से जो आज के पैनिक में, आज के इस गिरावट में पैनिक में हैं, घबरा रहे हैं और तुरंत बेचने की सोच रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। बाजार में कोई भी रिकवरी आएगी तो हो सकता है कि अभी के मुकाबले थोड़े बेहतर भाव आपको देखने को मिले एग्जिट करने के। और हमारे एक्सपर्ट ही, आस्था जी जैसे लोग, आपको सजेस्ट करेंगे किन लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए। हो सकता है ऐसा आस्था जी कह रही थी कि और लेवल नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बीच बीच में शायद कोई ऐसी रिकवरी आए जिसमें कि आपको एग्जिट रूट मिलता हुआ दिखाई दे। तो अगर पैनिक में नहीं आना है और बेचना तुरंत नहीं है, ये आस्था जी की रणनीति, कम से कम अगर अच्छे शेयरों में आप हैं तो। रवि कुमार जी कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड मैम, प्लीज़ एडवाइस ऑन सीजी पावर शेयर, 853 रुपये के रेट पर ले रखे हैं, प्लीज़ एडवाइस दिला दो सर जी। मनी 9 डेली देखता हूं। थैंक यू रवि जी डेली देखने के लिए। लेकिन सीजी पावर पे जो है अभी अगर ज़रा नज़र डालें, यहाँ पे कोई गुंजाइश क्या देखने, 760 का लेवल है और इन्होंने ख़रीदा हुआ है 853 पे, तो 90-93 रुपये का नुकसान पर शेयर का इनको भी हो रहा है। सीजी पावर को लेकर के 2% नीचे 760 का लेवल देखने को मिल रहा है। मैम क्या सजेशन रहेगा, अभी क्या करना चाहिए सीजी पावर के शेयर में? जी बिल्कुल, देखिए सीजी पावर में बिल्कुल यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। बट मैं तो वापस से अपनी पुरानी जो मैंने आज स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है उसी के हिसाब से थोड़ा बात करना चाहूंगी। इसमें एक दो चीजें जरूर हैं। एक तो रिजल्ट्स में जिस तरह का मार्जिन हमने देखा है, वो एक थोड़ा सा मार्जिन में हमें वीकनेस देखने को मिली है और थोड़ा प्रॉफिट भी ड्रॉप हुआ है। मैं वही बात बार बार बोल रही हूँ कि जो इस बार के इंडियन कंपनीज के अर्निंग्स आ रहे हैं वो ग्रोथ वाले नहीं आ रहे, और ग्रोथ नहीं आएगी तो प्राइसेस करेक्ट होंगी ही होंगी, और वही हम सब में देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले सबसे निवेदन है कि जिन्होंने जो भी स्टॉक्स लिए हुए हैं, प्लीज उनके रिजल्ट्स को जरूर जरूर क्लोजली वॉच करें। बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाएं और देखते रहें इनके क्वार्टरली जो सेकंड क्वार्टर के नतीजे हैं उनको, क्योंकि अगर नतीजे खराब आते हैं तो तुरंत मार ये स्टॉक्स झेल रहे हैं। अब अगर मैं सीजी पावर की बात करूं तो सिमिलरली इसमें भी यही चीज हमें देखने को मिल रही है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, उसकी तर्ज पे ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। थोड़ा और करेक्ट होगा, अभी इसका मेरे को लगता है कि एक बार 715 तक जाने की ये कोशिश कर सकता है। पर वैसे ये स्टॉक भी फंडामेंटली ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, तो मैं इसमें भी अभी तो बने रहने की सलाह दूंगी 710 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक मैम। मैम चूँकि पावर की बात हो रही है, एनएचपीसी पे हमने बात कर ली, सीजी पावर पे बात कर ली, इरेडा और सुजलॉन एनर्जी पे भी सवालों की झड़ी लगी हुई है। ये शेयर दोबारा 68 पे आ गया और 86 से गिरते गिरते एक बार रिकवरी आई थी, तब 75 तक गया था और फिर अब दोबारा जो है 68 पे आ गया है। क्या सलाह रहेगी इरेडा पे और दूसरा सुजलॉन एनर्जी जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये पावर स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक्स हैं। पावर का ही टाइम है और इंडस्ट्री की यहाँ पे डिमांड भी बहुत स्ट्रांग है, तो पावर में कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट करेक्ट हो रहा है, सभी स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, वो मार ये स्टॉक्स भी झेल रहे हैं। बट मुझे तो, मैं पॉजिटिव ही हूँ इस काउंटर पे। सबसे पहले मैं सुजलॉन की बात करूं, बिल्कुल ये नीचे आ गया है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे घबराना चाहिए। हो सकता है कि नीचे और हमें गिरता हुआ नजर आए, जिसमें जो लेवल्स अब हमको देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 62 के रहेंगे और उसके बाद 57-58 तक भी जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो आज मैं सब में ही ज्यादातर, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए फंडामेंटल सब में ठीक है। एक सीजी पावर के नतीजे अच्छे नहीं थे, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट है। नतीजों के दम पे ही वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। बाकी स्टॉक्स में फंडामेंटल्स अभी तो ठीक बने हुए हैं, इसलिए होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए। इसमें स्टॉप लॉस जो रखेंगे तकरीबन अपनी पोजीशन पे वो रहेगा 54 के आसपास। चलिए इस बीच जरा आशु जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। आशु जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। कैसे हैं आशु जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ सर, पटियाला से। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? तो मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, 100 शेयर हैं, 585 के एवरेज है। 585 पे? हाँ जी, 6 मंथ व्यू है सर। अच्छा 6 मंथ व्यू है अभी, चलिए ठीक है।
आरती इंडस्ट्रीज अभी 494 चल रहा है, 585 पे आपने लिया हुआ है, तो 90-92 रुपये का आपको पर शेयर यहाँ पर नुकसान हो रहा है। 6 महीने का आपका नज़रिया है, 3% शेयर टूटा हुआ है। और शेयर में अगर हम देखें पिछले 1 महीने के अंदर 14% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। पिछले 6 महीने में 31% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है। क्या अभी यहाँ पर रुकना फ़ायदेमंद रहेगा मैम? क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 5-6 महीनों से। नहीं, इसमें इतना कन्विक्शन नहीं बन रहा है। इसके पीछे के कारण है कि अभी अपने 52 वीक लो की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अभी ये चल रहा है 495 पे, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो 52 वीक लो है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 446 के आसपास है। तो अब ये वहां पे अप्रोच कर रहा है, और अगर ये लो भी टूट गया 52 वीक का, यानी कि 430 438 440 का स्तर भी टूट गया, मोटा मोटी बात करें, तो और ज्यादा गिरावट इसमें आ जाएगी। तो ये स्टॉक मुझे ज्यादा वीक लग रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा पार्शियली निकलने की ही सलाह दूंगी। पार्शली निकलने की सलाह है सर यहाँ पर आपके लिए। ये सलाह निकल करके आती हुई पौलमी चक्रवर्ती जी से बातचीत कर लेते हैं। कह रही हैं कि मैं न्यू हूँ मार्केट में, इतना सोच के पैसा लगाई थी फिर भी लॉस हो गया है कितना। और 2 शेयर कोचिन के ऊपर और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो है इन्होंने पैसे दांव लगाए हुए हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 280 पे खरीदे हुए हैं। कह रही हैं कि डर लग रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन लेते ही नहीं है, मार्केट छोड़ देंगे। अभी मैम मार्केट छोड़ देना विकल्प नहीं है, मार्केट के साथ मतलब एक तरीके से मार्केट के विपरीत जाना एक गलत रणनीति है, मार्केट से अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन रखना गलत रणनीति है। बाज़ार में अगर आप आए हैं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों होगा। यहाँ पर गारंटीड रिटर्न जैसी कोई स्कीम नहीं होती है। बाज़ार काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था, अब करेक्शन का दौर है। जब आपने कमाई अच्छी की है तो नीचे गिरावट में धैर्य दिखाने की भी क्षमता होनी चाहिए। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैम 280 पे ले रखा है। इसकी पीयर कंपनी मझगांव डॉक में पिछले कुछ दिनों से लगातार अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन अभी इनको ठीक ठाक लॉस हो रहा है शिपिंग कॉरपोरेशन में। कोचिन में तो अभी फ़िलहाल निकलने का भी मौका नहीं मिला, लगातार दबाव दिखा रहा है। अभी 219 पे आ गया है, आज ये भी 5% के आसपास की गिरावट ही दिखा रहा है ये शेयर, और इन्होंने 280 पे ले रखा है। देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में अभी तो होल्ड ही करना ठीक रहेगा। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करेंगे तो बेटर रहेगा 205 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मैं होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ शिपिंग कॉरपोरेशन के स्टॉक को, लेकिन स्टॉप लॉस 205 यहाँ पे 15 रुपए नीचे। और इसमें अगर वापस से तेजी लौटी तो एक बार ये 240 का स्तर तोड़ेगा, और उसके बाद हमें 251-52 तक भी जाता हुआ नजर आएगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन अभी वीकनेस है, नो डाउट, होल्ड कर सकते हैं इस काउंटर को जो स्टॉप लॉस दिया है 205 का उसके साथ। कोचिंग के चार्ट भी अगर एक बार आप देख लेती तो इनके लिए थोड़ा सा एक राहत हो जाती स्ट्रेटजी बनाने के लिए। कोचिंग शिपयार्ड के शेयर भी इनके पास बने हुए हैं। जी बिल्कुल, कोचिन शिपयार्ड तो यहाँ पे ज्यादा बुरी स्थिति में है कि लगातार इसमें हम हायर लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन देखते हैं, और वो भी वीकली चार्ट्स पे। जब इस तरह की फॉर्मेशंस होती हैं, लोअर हाई और लोअर लोज बनते जाते हैं, तो वो दर्शाते हैं कि और स्टॉक में वीकनेस आएगी। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये निकलने का बिल्कुल आपने सही बोला मौका नहीं दे रहा है, और वही हमने स्टॉक में देखा। अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो फिर इसमें पार्शियली एग्जिट करें, रिस्क नहीं लेना चाहते तो अभी तो फिर बने रहने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस इसमें जो अब रखा जा सकता है पोजीशन पे, क्योंकि 1454 के आसपास चल रहा है, तो स्टॉप लॉस अब थोड़ा सा डीप यहाँ पे आ रहा है जो कि 1150 का बना हुआ है। ठीक मैम, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई यहाँ पर। और इस बीच 2100 से ज़्यादा करीब 2200 दर्शक जो है हमें YouTube के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे Facebook और हमारे ऐप पर भी दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते रहिए और ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाइए। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, ईश्वर जी। ईश्वर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत प्रणाम आपको। अब आपका ही सहारा रह गया बाजार के अंदर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। चलिए ईश्वर जी, क्या प्रश्न है आपका? और आपके ही भरोसे हैं लोग अब इस समय, तो जिस तरीके से बाजार में गिरावट आ रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी सर जी, मेरा एक सवाल था। हाँ।
मैंने कैनरा बैंक का शेयर लिया है 122 का। 222 का और वो 122 का 122 का। जी हाँ। जी। और अभी और वो 3000 क्वांटिटी ली है, तो अभी मैं क्या करूँ? सर क्वांटिटी एक तो आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय। हाँ मतलब हाँ। जी जी जी, 24 जो है आपको रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, अब ये मैम से पूछते हैं। मैम ठीक ठाक नुकसान हो रहा है इनको, करीब करीब इनको 72-73 हज़ार रुपये पर जो है खाली कैनरा बैंक में नुकसान हो रहा है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि बैंक चलने का नाम नहीं ले रहे हैं और अभी की जो सिचुएशन है मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी ऐसी रिकवरी आएगी कि इनका भाव आएगा, क्योंकि बैंकों से तो लिक्विडिटी पिछले एक क्वार्टर से गायब है, नया निवेश उस तरीके से नहीं आ रहा है। 4-4.25% नीचे है कैनरा बैंक, अब 100 के नीचे फिसलता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या होगी कैनरा बैंक में? बैंक अच्छा है? देखिए, बैंकों में एक कारण और है, जो आरबीआई की सख्ती आई थी रिगार्डिंग जो ये हम जिसे अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं, तो उस लोन को लेके, और वही एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है सभी बैंक्स के लिए। तो अनसिक्योर्ड लोन्स को और इस तरह के लोन्स को, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह वाले लोन्स हैं, उसमें जो आरबीआई की सख्ती आई थी, उसकी वजह से हमने देखा कि सभी बैंकों के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ा, और स्पेशली मार्जिन प्रोफाइल पे फर्क पड़ा। किसी भी बैंक को मापने की तीन ही चीजें हैं, उनका क्रेडिट कॉस्ट, उनका इंटरेस्ट मार्जिन और क्रेडिट ग्रोथ। अब वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी मार सभी बैंकों को देखने को मिल रही है, स्पेशली अगर मैं इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूं, तो वो एक कारण है। थोड़ा सा बैंकों में नरमाहट बनी हुई है। कैनरा बैंक की बात करें, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में देखिए ये ठीक हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी खराब ही है यहाँ पे संकेत सा, और बार बार वही रिपीटिशन हो रहा है। मुझे भी यही लग रहा है कि मैं बार बार यही बोलूं कि बने रहिए स्टॉप लॉसेस के साथ, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर हम एग्जिट कराते हैं तो हमें भी समझ में आता है बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। और ये भी हमें समझ में आता है इतने सालों के मार्केट अनुभव से, कि मार्केट में लंबे समय में हमेशा मुनाफा ही हुआ है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, तो होल्ड करने की ही मैं इस काउंटर पे भी सलाह दूंगी, ये मानते हुए कि हो सकता है कि ये क्वार्टर या आने वाले 2-3 महीने कुछ खास अच्छे ना रहे, लेकिन फिर भी बने रहिए सब। और स्टॉप लॉस के तौर पे अब तो जो लेवल्स आ रहे हैं वो थोड़े बड़े आ रहे हैं, 85 के आसपास के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह। कोई बात नहीं मैम, अगर रिपीट करना पड़ रहा है तो आप रिपीट कीजिए, लेकिन जो सही सलाह आप वही दे रही हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बाज़ार इस समय थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य मांग रहा है और लोगों को दिखाना होगा, वरना फिर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उनका, वो ठीक नहीं है। तो बिल्कुल आपकी एडवाइस, आपकी सलाह बिल्कुल सही है। इस समय इस तरह के बाज़ार में अगर आप अच्छे शेयरों में हैं तो बने रहें। बार बार कह रहे हैं, पैनिक करने की, घबरा करके तुरंत सारे शेयर बेच देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आस्था जी कह रही हैं। तो आप बिल्कुल भी इस समय पैनिक में कोई डिसीजन ना लीजिए। वंशिका चेटवानी जी का सवाल ले लेते हैं। इनके पास हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के शेयर 125 पड़े हुए हैं, एससीसी के 32 रुपये की इनकी खरीद है, और अभी अगर हम देखें तो 38 पर चल रहा। चलिए, बहुत देर बाद कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कि मुनाफे में है। तो पहले तो वंशिका जी बहुत बहुत बधाई, 32 पे आपने लिए हुए हैं और आपका भाव जो है वो 38 का इस समय देखने को मिल रहा है। 5% गिरा हुआ है शेयर, लेकिन फिर भी जो है आप प्रॉफिट में इस समय बनी हुई हैं, ये अच्छी बात है। हालांकि काफ़ी ऊपर के लेवल इनको देखने को मिले हैं, मुझे लगता है इन्होंने पहले ले रखे होंगे, तो 50 के ऊपर के भी लेवल देखे तो सेटिस्फाई तो नहीं होंगी कि 53-50 के ऊपर लेवल देखने के बाद 38 पे आ गया शेयर। पिछले 5 दिन में 14% के आसपास का करेक्शन हो गया है। मैम क्या करें? प्रॉफिट इनको अच्छा हो रहा था लेकिन एग्जिट नहीं किया, अब 38 का भाव है, खरीद 32 की है। जी बिल्कुल। देखिए अभी 38 का भाव है और खरीद हो रही है 32 की, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर ले, सेफ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट अभी खत्म हो गया, हमें और भी मौके मिलते रहेंगे आने वाले टाइम में लगाने के, इसलिए हमें हमारी कैपिटल को सेव करना जरूरी है। तो सबसे पहली सलाह तो ये है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे मुनाफा जरूर वसूल करें। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के नतीजे आने वाले हैं 29 अक्टूबर को, ये भी मैं आपको पहले से इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो 29 अक्टूबर को नतीजों के बाद भी काफी ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी कैसे मूव करता है। तो अगर आपको नतीजों से पहले रिस्क नहीं लेनी है तो पूरा मुनाफा वसूल करके आराम से बैठिए, नतीजे देखिए, और उसके बाद चाहे तो फिर से एंट्री कर सकते हैं अच्छे नतीजे आए तो। और अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक अच्छे नहीं रहे तो फिर ये और ज्यादा गिर जाएगा।
तो मेरे हिसाब से तो ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी है कि नतीजों से पहले, क्योंकि मुनाफा हो रहा है, अभी जितने भी व्यूअर्स आए सबको बड़े नुकसान है, यहाँ मुनाफा है, एक बार मुनाफा बांध लीजिए और फिर नतीजों को देख के एक बार 29 तारीख की रिजल्ट्स हैं, चाहे तो 30 तारीख को वापस से पोजीशन रिव्यू करा लीजिए, नई एंट्री करनी होगी तब हम बता ही देंगे। हो सकता है 29 तरह का एंट्री करने को मिले, लेकिन तब तक आप आराम से रहेंगे, पेशेंट बना भी रहेगा और शांति रहेगी। ये इस मार्केट में अभी उसकी ही सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पेशेंस और शांति की। और बहुत कम खुश नसीब लोग हैं जो इस बाज़ार में मुनाफे पे हैं। तो जो मिल रहा है बटोर लीजिए, कम से कम मौका आगे मिलेगा, हो सकता है और अच्छे लेवल देखने को मिले कहीं एंट्री के, वहाँ पे आप पैसे लगा लीजिएगा। आईआरबी इंफ्रा एक और शेयर है जिस पर कि वंशिका जी का भी सवाल है, इन्होंने भी 64 पे ले रखा है। दिव्यांश कह रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा में भारी नुकसान हो रहा है, 1500 शेयर हैं 64 रुपये के भाव पर। और भी एक दो दर्शक हैं जो कि आईआरबी इंफ्रा में जिनकी पोजीशन फंसी हुई है, अभी जो है 53-54 के आसपास आ चुका है। 64 पे कई लोगों की खरीद है, कई लोगों की थोड़ी सी ऊपर, कई लोगों की थोड़ी सी नीचे, सबका नाम लेना संभव नहीं है। 4.25% नीचे आज 53-83 का लेवल देखने को मिल रहा है। इस शेयर में भी अगर हम देखें तो पिछले 5 कारोबारी सत्र में 7-8% के आसपास का करेक्शन रहा है और पिछले एक महीने में करीब 15% के आसपास का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। क्या सलाह रहेगी मैम 10-12 रुपए के जो लोग लॉस में हो? देखिए, आईआरबी इंफ्रा की अगर बात करें तो यहाँ पे बोर्ड ने भी अभी फंड रेजिंग पे कुछ तो मंजूरी दी है और थ्रू डेट का डिबेंचर्स के थ्रू कुछ रहा है, इसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन थी। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा ये वीक हो रहा है काउंटर, नीचे और जा सकता है। एक ही चीज कर सकते हैं, या तो एक बार 48 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहाँ से ज्यादा बड़ा नहीं है, 5 रुपए नीचे। वैसे मेरा कन्विक्शन इस स्टॉक में अभी कम है, इसीलिए मैं छोटा स्टॉप लॉस दे रही हूँ, अगर ट्रिगर हो गया तो तब निकलेगा। लेकिन किसी भी वजह से अगर ये स्टॉप लॉस ये बचा लेता है और वापस से रिवर्ट होता है तो ऊपर में मुझे लगता है फिर से 60 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे, 60-61 के। तो फिर हो सकता है कि निकलने में थोड़ा सा यहाँ पे लॉस कम हो। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी ज्यादा बेटर लगती है कि एक बार होल्ड कर लें स्टॉप लॉस के साथ 48 के, और लेकिन ऊपरी स्तरों पे निकलने का प्रयास करें जो कि रहेगा 60-61 का। चलिए, इस बीच मैम मोहम्मद नज़ीर अली साहब ने हमें 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं कि आस्था मैम को सत सत प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम नज़ीर साहब। कह रहे हैं कि मैंने जो है मैक्रोटेक डेवलपर्स के 1172 पे बाय एवरेज बाइंग इनकी है और कह रहे हैं कि इसको जो है और कितना होल्ड करना होगा। मैक्रोटेक डेवलपर्स को लेकर के इनका प्रश्न यहाँ पर आया है। अभी अगर हम भाव देखें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखना को मिल रहा है 1079 का। कोई शेयर ऐसा जा नहीं रहा है जो कि 4-5%, 6% से नीचे गिरा ना हो। ये भी 4.25% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ, और इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो ख़रीदा हुआ है 1172 पे। ठीक ठाक नुकसान हो रहा है मैम, नज़रिया हमें नहीं पता है, कह रहे हैं कितना होल्ड करना होगा, ये खुद आपसे पूछना चाह रहे हैं नज़ीर साहब। क्या सजेशन रहेगा आपका मैक्रोटेक डेवलपर्स को लेकर के? हाल फिलहाल में रियल्टी शेयरों में ठीक ठाक पिटाई हुई है, पिछले 5 दिन में ये शेयर 10% करेक्ट हुआ है, एक महीने के अंदर 24% के आसपास का करेक्शन यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। क्या कहेंगी नज़ीर साहब को? देखिए, मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से एक बार होल्ड कर लीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर एज सच इतना खराब नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर में इतनी खराबी नहीं है और 25 तारीख को इसके नतीजे भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डेट बता देती हूँ, 25 तारीख को मैक्रोटेक डेवलपर अपने नतीजे घोषित करेगा, जहां मुझे उम्मीद है कि नतीजे यहाँ ठीक ठाक होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव साइड पे होने चाहिए। तो फिर हो सकता है कि उसमें वापस से एक मोमेंटम इसको अपसाइड का मिले। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और उसी उम्मीद पे कि अच्छे नतीजे आने चाहिए, क्योंकि बाकी रियल एस्टेट डेवलपर्स के नतीजे अच्छे आए। तो अभी तो मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर पे और स्टॉप लॉस के साथ। अब स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन लगाना अगर ये चाहें तो लगाइए 1060 के स्तर पे और होल्ड करिए। रिजल्ट्स को भी जरूर से यहाँ पे वॉच करिए। मैं फिर से बोलती हूँ, बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे जाइएगा और नतीजे आपको वहां पे बिल्कुल आते हुए मिलेंगे, और नहीं भी अगर होता है तो वापस अपनी पोजीशन यहाँ पे रिव्यू करवा लीजिए 26 तारीख। ठीक है मैम, तो ये राय निकल के आती हुई एक और हमारे दर्शक हैं आदर्श पांडे जी, उन्होंने भी हमें 100 रुपये भेजे हैं मनी9 को और कह रहे हैं कि कई दिन हो गया है अदानी स्टॉक्स पर आप भी बात आप कर लें। हालांकि इन्होंने अदानी की सारी सीरीज़ भेजी है, लेकिन सर अभी सारे शेयरों पे तो नहीं, लेकिन हाँ अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइजेस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कोशिश करेंगे पावर को भी शामिल करने की।
मैम, अदानी समूह को लेकर के इनका प्रश्न है और ये लेना चाह रहे हैं या खरीदे हुए हैं ये हमें जानकारी नहीं, क्योंकि ये इन्होंने अपने मैसेज में लिखा नहीं हुआ है। लेकिन अदानी पोर्ट से अगर शुरुआत करें तो अब 1.25% नीचे करीब अब 1360 का लेवल देखने को मिल रहा है अदानी पोर्ट के अंदर। बीच में थोड़ी सी सुस्त चाल अवश्य यहाँ पर देखने को मिली है। पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी और उसके बाद करीब करीब साल भर तक बहुत ज़्यादा वोल्टाइल ये पूरे समूह के शेयर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर नीचे होते थे। अभी थोड़ी सी ठंडक देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रही हैं अदानी पोर्ट को? अभी क्या करना चाहिए जिनके पास हैं और या फिर जो लेना चाह रहे हैं? देखिए, अगर लेना चाह रहे हैं तो अभी सही टाइम नहीं लगता, क्योंकि लेने के जो लेवल्स हैं वो तो 1300 के आसपास के बने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर नई बाइंग करनी है तो रुक जाइए, बिल्कुल अभी ना इसमें एंट्री करें। लिया हुआ है तो क्या करना है, लिया हुआ है तो फिर अभी तो ये वीक ही लग रहा है काउंटर, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्योंकि 1300 के स्तर पे लग रहा है, इसीलिए एक बार वहां तक होल्ड किया जा सकता है। तो इस काउंटर में होल्ड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ 1300 के। नई बाइंग करनी हो तो 1304 1305 के जोन में करा जा सकता है। अदानी पावर कैसा लग रहा है मैम आपको? जी बिल्कुल, अदानी पावर की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर भी वैसे तो पावर क्षेत्र की कंपनी है और पावर सेक्टर पे एज सच थोड़ा सा हम पॉजिटिव ही हैं, तो उस हिसाब से भी एक वहां से भी एक टूल मिलता है। और लेकिन चार्ट्स तो वीक ही बने हुए हैं, पर चार्ट्स अभी थोड़े से वीकनेस दिखा रहे हैं। नई बाइंग के लिए इसमें भी अभी रुक जाइए, कोई खरीदारी इसमें अभी नई बाइंग के तौर पे ना करें, नीचे में देखा जाएगा। तकरीबन अभी तो नहीं, पर मैं ये मान के चल रही हूँ 510 520 के जोन में अगर वहां मिले तो नई बाइंग के बढ़िया मौके भी मिलेंगे। अभी रुक जाइए इसमें नई बाइंग के।